राम राम जी, क्या हाल है आपके। मैं हूँ अभी फ़िलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और मेरा सफ़र शुरू हो चुका है यहाँ से भूटान जाने का। मुझे पहुँचना है हसीमारा रेलवे स्टेशन। हसीमारा रेलवे स्टेशन जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलवे स्टेशन है भूटान के और पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अगर आप वाया वेस्ट बंगाल से एंटर करना चाहते हैं भूटान में तो आपको हसीमारा रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। एंड देन हसीमारा रेलवे स्टेशन से आप ऑटो या गाड़ी जो भी ले सकते हैं। आपको एक कस्बे जाना होगा जिसका नाम है जयगांव। वो भी आता है वेस्ट बंगाल में और ये इंडिया भूटान बॉर्डर पे जयगांव पड़ता है, छोटा सा कस्बा। भूटान के उस तरफ फुनचुलिंग और हमारी तरफ इंडिया की तरफ जयगांव। तो मैंने अपना सफ़र शुरू करा नई दिल्ली से। एक सीधी ट्रेन भी यहाँ से जाती है नई दिल्ली से, एक ही ट्रेन है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। मैं उससे नहीं गया। मैंने जो अपना सफ़र है ये टुकड़ों में करा और सफ़र को आरामदायक बनाने के लिए मैं सबसे पहले पटना बिहार पहुँचा। पटना बिहार में सुबह पहुँच गया था एंड देन मैंने रात को अपनी जर्नी पटना से शुरू करी थी हसीमारा जाने की। हसीमारा से फिर मैं जयगांव गया। ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही आनंदमय रहा और इस सफ़र में मुझे जो चैलेंजेस आए या मैंने जो करा, जैसे खाया पिया या मैं कहाँ कहाँ गया पटना बिहार में, और मैं हसीमारा से जयगांव कैसे गया और रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिला, तो ये सभी कुछ आप डिटेल में जानिए और व्लॉग को पूरा देखिए एंजॉय करने के लिए। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने थंबनेल तो लिख दिया है न्यू दिल्ली टू भूटान 515 में जाने के लिए, लेकिन आप ये देख तो लीजिए कि मैं सफ़र कैसे कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा का टाइम और मेरा एकदम प्लान सडन था भूटान जाने का। मैंने पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, बस बैग उठाया और निकलने के लिए सोच लिया तो क्या होगा। और कहीं सीट मिलनी नहीं थी ट्रेन में, ना ही स्लीपर में ना ही किसी और मतलब एसी कोच वगैरह में। तो ट्रैवल कैसे करना था भाई, अब जाना तो है ही। तो चूज़ किया जनरल कैटेगरी और ट्रेन भी बहुत अच्छी थी। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गई थी और सुबह 7:30 बजे। हाँ, वैसे तो टाइम इसका था 6 साढ़े 6 बजे पहुंचने का, बट 7 सवा 7 बजे मैं पटना जंक्शन में पहुंचा था। सिर्फ 4 स्टॉप यहाँ से। पहला स्टॉप इसका कानपुर सेंट्रल, दूसरा स्टॉप मिर्ज़ापुर, तीसरा पंडित दीनदयाल और चौथा पटना जंक्शन। ट्रेन बहुत बढ़िया, लेकिन ट्रेन का सफ़र बिल्कुल खस्ता था एकदम। बैठने की जगह छोड़ो, खड़े होने की सही से जगह नहीं थी। आप ये देख सकते हो कि ये किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा ये कंबल का सिस्टम बनाया है, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं रहे इसमें। ये फेल हो गए थे क्योंकि ये सही से एडजस्ट नहीं हो पाया इनका। अब इतनी गंदी तरीके से ट्रेन भरी हुई है, चोरी होना, आपस में लड़ाई मतभेद होना तो बहुत ही आम है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ रहे हैं ना। कहाँ से ये बैठ नहीं रहा। अब इतनी भारी भरकम तरीके से ट्रेन भरी हुई है तो कलेशों की कमी नहीं है। अलग अलग तरीके के कलेश, कभी सीट को लेके कलेश, और कभी जैसे ट्रेन है चल रही है बहुत स्पीड पे हिचकोले खाती है कभी। तो साथ वाले को लगता है कि भाई ये मुझे धक्का दे रहा है, जानबूझ के धक्का दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन के प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। तो फिर उस चीज़ के कलेश पूरी ट्रेन में वही 12-13 घंटे अलग अलग तरीके के कलेश होते गए। ए भाई थोड़ा थोड़ा यार आगे बढ़ा जाओ यार, यहाँ आदमी कैसे खड़ा है। अरे फालतू आदमी चढ़ी गई यार। और लैट्रिन वाला सामान ऊपर कौन बांध दिया यार, लैट्रिन ऊपर कौन जाता है यार। बाहर आके थोड़ा चैन की सांस आई। ट्रेन को पटना जंक्शन पहुंचने में कुछ ही देरी है। अभी ट्रेन ने हॉल्ट करा है स्टेशन से पहले। पहुंच गए जी हम पटना जंक्शन। काफ़ी सुंदर बना रखा है पटना जंक्शन तो। वैसे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यकालीन यक्षिणी की चित्र सामने बड़े सुंदर लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। तो पटना जंक्शन अभी पहुंच गए। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है यार पटना का। तो ये आपके सामने है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर जो कि पटना जंक्शन के पास में ही है। अंकल जी नमन कर रहे हैं, जय हनुमान जी की।
तो ये मेरा पटना का पहला इम्प्रेशन है। और आप देख सकते हैं मेरे राइट में काफ़ी सारे खाने के स्टॉल हैं, लेकिन मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी है। बट मैं अभी ढूंढ रहा हूँ जो मैंने वीडियो देखी थी उदय नाश्ता पॉइंट की, यूट्यूब पर काफ़ी फेमस फूड स्टॉल है। मैंने लोकेशन लगा रखी है और मैं तलाश कर रहा हूँ अब उदय नाश्ता पॉइंट की। और जैसे कि दुर्गा पूजा के समय में मैं पहुँचा था, और ये काफ़ी सारी मालाएं आप देख सकते हैं ये बिक रही हैं। उदय 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 नाश्ता पॉइंट। और मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है उदय नाश्ता पॉइंट मिलेगा कहाँ पर। इससे पूछो किसी को पता ही नहीं है, और जबकि यूट्यूब पे जो उसकी वीडियो है इतने लोग दबा के आते हैं और मतलब वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, वही जो उनकी प्लेट है फेमस है। सारे लोग पी रहे हैं तो हम भी लेते हैं, है कि नहीं? भैया एक चाय दे दो। मैंने वैसे काफ़ी सारे स्टॉल देखे, सभी ऑलमोस्ट एक तरीके का खाना दे रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है शायद ये स्टेपल फूड है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, पूड़ी, चने, आलू की सब्जी, दही बड़ा, जलेबी। फाइनली आधा घंटा ढूंढने के बाद मुझे उदय नाश्ता पॉइंट दिख गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पहले लग रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है यहाँ पर, बट मैंने जब यहाँ जाके पता करा और इनसे पूछा कि आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला उदय नाश्ता पॉइंट। तो एक प्लेट टोकन देना पड़ेगा पहले? नहीं, टोकन टोकन तो नहीं है ना? ये क्या क्या है भैया प्लेट में? ये क्या है, कुछ बता दोगे आप मुझे? ये सब्जी, आलू, चना का रायता, रायता, जलेबी है। कहाँ पर खाएं? अभी मैं प्लान कर रहा हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए। होटल तो मुझे लेना नहीं है, पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर ही पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कपड़े वगैरह कहीं वहीं चेंज करूँगा मैं। वैसे सबसे सस्ता तरीका है पटना साहिब जाने का, आप बस से भी जा सकते हैं। मैं भैया से वही पूछ रहा हूँ कि 555 जो बस है उसकी सर्विस कैसी है, मतलब अच्छे से आ जाती है, मिल जाती है नहीं? तो भैया कह रहे हैं हाँ आ जाती है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, 20 से 25 मिनट वेट करना होगा। फिर देखते हैं। चलो भैया की बात मैंने मान ली, सामने ही स्टॉप है। वैसे पटना जंक्शन अगर आप हैं तो वहाँ से आप गूगल मैप से देख सकते हैं, या किसी से पूछ सकते हैं कि 555 जो पटना साहिब वाली बस है उससे कैसे जाएँ। और मैं बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूँ और अंकल जी से पूछ रहा हूँ कि 555 यहीं पर आएगी, सर्विस कैसी है? अंकल कह रहे हैं हाँ ठीक है यहीं पर ही आएगी। तो अंकल जी को भी 555 से ही जाना है, और हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं 555 का। बस का वेट करते करते बूंदाबांदी भी होने लगी, और पंडित जी भी हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर, किसी बस का वेट कर रहे हैं। तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि सबसे अच्छे तरीके से या सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि सबसे ग्रैंड तरीके से दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है पटना में, तो ये कह रहे हैं कदमपुआ आप जा सकते हैं। कदमपुआ में बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, कह रहे बगल में ही है। तो बट मैं नहीं गया, बट नॉलेज ले रहा था पंडित जी से। अंकल जी को आए हुए आधा घंटा हो गया है, और मुझे आए हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। बहुत लेट हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इससे बढ़िया ऑटो से ही चला जाता हूँ। तो ये है जी बिहार का स्पेशल केला, इसे बोलते हैं इलायची केला। तो काफ़ी साइज़ में छोटा होता है और खाने में बहुत मीठा होता है। आप बिहार जाएं तो ज़रूर ट्राई करिए। जैसे भैया सुंदर उसे कान। तो आप तो कहते कचरा देख के पैसे लूँगा। नहीं कचड़ा बचड़ा कुछ नहीं, बहुत अच्छा कान है भैया का। अच्छा, क्या तो दूसरे वाले में निकला? रुका रुका से बार पहुँच कब भैया भैया आपको कुछ बोलना है बोलिए, जैसा कि बाजार मंदा मंदी है, कुछ बोलिए आप भी। दशहरा का शुभ अवसर पर मेरा गोल था पटना साहिब गुरुद्वारा जाने का, लेकिन मैं पहुंच गया गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, और मैं इसी गुरुद्वारे को पटना साहिब गुरुद्वारा समझता रहा। और जब मैं घर वापस आ गया फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस गुरुद्वारे में पहुंचा था। तख्त श्री पटना साहिब या तख्त श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। तो ये जो गुरुद्वारा बनाया गया था ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि सिख एम्पायर के पहले किंग रह चुके थे।
तो ये गुरुद्वारा इसलिए बनाया गया था क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1667 में। आनंदपुर साहिब जाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस जगह पर अपना काफ़ी समय बिताया था। ये जो करौंदे का पेड़ आप सामने देख रहे हैं, ये करौंदे का पेड़ बचपन में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही लगाया था और वह इससे दातुन किया करते थे। और कहा जाता है कि कोई भी इसका कोई भी अगर इसकी कोई लकड़ी या स्टेम वगैरह लेकर जाता है तो उसकी विशेष पूरी हो जाती हैं। और तो और जिस तरीके से ये पेड़ हरा भरा है, कोई पूरी तमन्ना इच्छा से कुछ मांगे, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके बच्चे भी हो सकते हैं। मैं पटना साहिब गुरुद्वारा नहीं घूम पाया तो क्या हुआ, भगवान तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना होगा पटना साहिब गुरुद्वारे की हिस्ट्री और बाल लीला मैनी संगत, जो करौंदे के पेड़ के बारे में जब मैं समझा रहा था तो मैं उस समय गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत में था। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ राजबंसी नगर अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलने के लिए। मैंने और मेरी फ्रेंड ने एनर्जी पार्क पटना के अंदर जाने के लिए डिसाइड करा है। वो सामने खड़ी हैं, टिकट ले रही हैं और गार्ड साहब मुझसे पूछ रहे हैं कोना मीडिया से तो ना ही हो, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं शूट कर रहा था, तो इन्हें लग रहा है कि कोई जर्नलिस्ट मीडिया से नहीं हो। और कह रहे हैं कि अगर आपको कैमरा अपना यूज़ करना है तो 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अभी कहाँ पर आए हुए हैं हम? एनर्जी पार्क। बैंड दिखाओ अपना, क्या लिखा है इस पर? एनर्जी पार्क पटना। ये पता नहीं इसका एनर्जी पार्क क्यों है, इन्हें खुद नहीं पता, जबकि ये पटना से हैं। और लेकिन यहाँ की एनर्जी मैं देख रहा हूँ, पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा हैं, तो आप भी अगर आएंगे तो एनर्जी हाई हो सकती है। तो अभी दुर्गा पूजा का जैसे फेस्टिवल है, तो आप लोग कैसे मनाते हैं? ओके, हमारे यहाँ लोग मतलब जो गॉडेस दुर्गा है उनका हम लोग वर्शिप करते हैं पूरे 7-8 दिनों तक। एक्चुअली वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है, तो पूरे 10 दिन जो है हम लोग माँ दुर्गा का वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और मेनली अष्टमी, नवमी, दसवीं जो 8, 9, 10 डेज़ होते हैं, ये 3 डेज़ हम लोग घूमने जाते हैं। और कुछ लोग सप्तमी को भी जाते हैं जो 7 डे होता है। तो ऐसा है कि मैंने सुना है कि रात भर आप लोग सोते नहीं है, जागते हैं, मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, क्योंकि ये बिहार का एक कहते हैं मतलब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत बड़ा। छठ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं, छठ सबसे बड़ा है। छठ सबसे बड़ा है। हाँ, मैं भी छठ में अभी शायद मैं आऊँ, क्योंकि मतलब देखना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से सेलिब्रेट होता है। तब तो शायद इनविटेशन मिलेगा नहीं? श्योर, छठ में तो सब मतलब जो अननोन लोग होते हैं उनको भी बुला के लोग प्रसाद देते हैं। अच्छा, ठीक है, अननोन। और अब दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और बैकग्राउंड में काफ़ी सारे म्यूज़िक बज रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट लगे। बस वैसे हमारी बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ आपको सुनाना, बट क्या करूँ। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि बटाटा इन्हें क्यों पसंद है, क्योंकि अभी हम बटाटा खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो भैया कह रहे हैं बटाटा में आलू होते हैं और पापड़ी होती है, तो शायद इसलिए इन्हें पसंद है। तो मैं पूछ रहा हूँ बिहार में क्या आलू ज़्यादा पसंद करे जाते हैं? तो कह रहे हैं हाँ, बिहार में आलू ज़्यादा पसंद करे जाते हैं। तो बटाटा की तैयारी चल रही है, भैया बना रहे हैं बटाटा। अभी टाइम हो रहा है 7:15। मैंने अपनी फ्रेंड को छोड़ दिया है और जो मेरी ट्रेन है हासीमारा के लिए वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से। तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं। तो दुर्गा पूजा का टाइम है, तो मैं आसपास घूमूंगा पटना में, देखूंगा क्या वाइब है, क्योंकि बहुत चारों तरफ मुझे ग्लिटरिंग पूरा दिखाई दे रहा है और लोग भी बहुत सारे मतलब घूम रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में विज़िट कर रहे हैं। तो मैं बस निकला हूँ अपनी ऑटो राइड से, देखता हूँ कुछ बढ़िया मुझे रात को जैसे मेला टाइप या कुछ ऐसा दिखता है तो मैं उतर जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑटो वाले भैया से बोल दिया कि मुझे यहाँ उतार दो, क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ कोई मेला लगा हुआ है।
यहाँ वैसे मेला तो नहीं जैसे झूले वगैरह लगे होते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर दुर्गा माता की काफ़ी बड़ी प्रतिमा देखी। तो जय माँ दुर्गा जी की। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। दुर्गा माता को नमन करने के बाद काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। अब मैं बढ़ चला हूँ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल मैं पटना जंक्शन से ऑटो से जाऊँगा, बट ट्रेन भी मैंने देखी, अभी जस्ट चेक करी जाती है, तो मैं पटना जंक्शन से ट्रेन लूँगा। अभी भूख लगी है तो पहले कुछ खाऊँगा अभी। तो अब टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का, लेकिन मैं एंड करूँगा अपने एक फ़नी एक्सपीरियंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेन है राजेंद्र नगर टर्मिनल से हासीमारा के लिए, तो और मुझे ट्रेन पकड़नी थी पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए। मेरी 11 बजे ट्रेन थी और अभी टाइम हो रहा था 9:15। तो मैं ट्रेन में चढ़ गया, एक लोकल ट्रेन थी पटना जंक्शन में, और मैं पिछली रात से सोया नहीं था। तो अब वैसी फेस्टिवल का टाइम, तो मैं जैसे ही गया उस समय तो कुछ लोग बैठे नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट एक एक जना ही बैठा हुआ था सीट पे, 3-3 लोगों की सीट थी। तो ट्रेन चलने में भी 15-20 मिनट थे, तो मैंने अपना बैग एक साइड में रखा, मतलब एक कोने में रखा, और मेरे विंडो की तरफ मेरे पैर मैंने करे और सिर रख के मैं लेट गया। और लेटने के बाद मुझे पता नहीं लगा मैं कब सोया, तो मेरी आंख अचानक से खुली पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक स्टेशन आगे है। और मैं देखा मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और कुछ लोग तो मुझे देख भी रहे थे कि यार इससे क्या हो गया इस बंदे को। और मुझे किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं करा, मैं आराम से सो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ भाई मेरे आसपास काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। तो मुझे बुरा भी लगा कि यार लोग सारे खड़े हुए हैं और मैं आराम से सो रहा था, और मैं इतने समय के लिए सोया, ऑलमोस्ट शायद मोर देन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के लिए मैं सो गया हूँगा। तो मेरी आँख खुली, फिर मैं पटना साहिब उतरा जल्दी से। वो ट्रेन तो काफ़ी आगे जा रही थी वैसे। तो फिर अब मेरा गोल था कि पटना साहिब से अब मैं ट्रेन पकड़ूंगा वापस राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए। तो मैंने वहाँ पर आधे घंटे वेट करा, फिर एक ट्रेन आई। तो जब वो ट्रेन आई और फिर क्या होना था वही सेम कंडीशन और वही सोने वाली मेरी हालत, और मैं गया सो। और जैसे ही राजेंद्र नगर टर्मिनल आया तो कुछ बच्चों ने मुझे उठा दिया। वहाँ पर हल्ला वल्ला काट रहे थे और कुछ बच्चों ने मुझे उठा भी दिया था कि आप यहाँ पर उतर जाओ। तो वही मैं जैसे तैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल उतरा, एंड देन मेरी ट्रेन मैंने पकड़ी। और ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं जाके वहाँ पर लेट गया था 10:30 बजे, और मैं सो गया था। और अब जो अगली वीडियो है, अगला पूरा अब मैं अपने अगले ब्लॉग में, ये तो पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 में आपको वो सारा मैं ट्रैवल दिखाऊंगा कि मैं हासीमारा से जब मैंने राजनगर टर्मिनल से ट्रेन पकड़ी थी और मैं कैसे कैसे गया वहाँ पर। जो भी है वो आप पार्ट 2 में देखना। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।